एट द टॉप इज अ ग्लोबल एलीट कह सकते हैं उसको, तो एक क्राउन काउंसिल भी कहते हैं कुछ लोग, कमिटी ऑफ 300 भी कहते हैं। ये ना सबसे बड़ी जो फैमिलीज पहले रही हैं, रॉथशाइल्ड्स हैं, रॉकफेलर्स हैं, तो वो प्लस कुछ रॉयल फैमिलीज, वो सब मिला के ये लोग ये बनता है क्राउन काउंसिल, कहते हैं ऐसा। और ये डिसाइड करते हैं ओवरऑल एजेंडाज जो होते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स, वॉर्स, रिसोर्स कंट्रोल्स। और इनके नीचे आता है थिंक टैंक्स, जो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स हैं, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलैटरल कमीशन, चैथम हाउस एंड क्लब ऑफ रोम। इनफैक्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहते हैं इट्स अ डॉटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब ऑफ रोम। फिर एक है वो सीक्रेटिव फोरम्स होते हैं, बिल्डरबर्ग ग्रुप, राउंड टेबल ग्रुप्स और फ्री मेसन्स टाइप, स्कल्स एंड बोन्स, वो येल यूनिवर्सिटी से आता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्ट्रेटेजाइजिंग और डायरेक्टिव्स देते हैं टू द लोअर लेवल। लोअर लेवल पे आते हैं ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। ये पॉलिसीज डिसाइड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। तो ये लोग गवर्नमेंट जो ग्लोबल एजेंडा जो ऊपर से सेट होता है, जो एलीट से सेट होता है, स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में और रिफाइन होता है, वो ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आगे गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशन के थ्रू रन करती हैं। फिर आते हैं नेशनल लेवल एक्टर्स, जैसे ब्यूरोक्रेसीज हुई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई, मीडिया हुआ, जुडिशरी हुआ। तो ये लोग जो है नेशनल लेवल पे काम करते हैं। फिर उनके लॉज कैसे रन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है, वो जो ऊपर वाले जो डिसाइड करते हैं वो ये लोग डिसेमिनेट करते हैं। फिर लोकल लेवल पे लोकल इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जब मैं देख रहा था ना ये पूरा जो वेब है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जब मैंने उसको कंसोलिडेट किया तो मेरे को ये वाला हायरार्की, ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया कि ऐसे ऐसे हम इसको 5 टियर, ये एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में समझ में आया, जो मैंने उसको ले डाउन किया। तो अगर हम देखें, जैसे आजकल बहुत बात होती है जॉर्ज सोरोस की, जॉर्ज सोरोस वुड प्रॉब्ली बी अराउंड टियर 4 एंड टियर 5, जिस तरह वो ऑपरेट करता है। अब जैसे मैं सपोज करो बात करूं बिल्डरबर्ग ग्रुप की फॉर एग्जांपल। अब बिल्डरबर्ग ग्रुप जो है वो हर साल मिलता है, राइट? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि वी फॉस्टर डायलॉग एंड स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट। पर अगर ये देखें उसको, और ये स्टार्ट हुआ था 1954 में, प्रिंस जो था नीदरलैंड का उसने शुरू किया था ये सब। और इनका एक होता है चैथम हाउस रूल। चैथम हाउस रूल होता है कि देयर इज एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक वो होता है, आइडिया रखते हैं वो कि हम कॉन्फिडेंशियल ये डिस्कशंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, पर आप ये नहीं बता सकते कि किसने कब क्या बोला था। तो ये इस तरह से होता है। अगर आप वो हर साल का एजेंडा और पार्टिसिपेंट्स, वो दोनों को पब्लिश करते हैं। और अगर आप वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो एजेंडाज हैं अगर उनको देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंसाइट्स मिल सकती हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बिल क्लिंटन, मार्गरेट थैचर, एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रोन और टोनी ब्लेयर, ये सारे के सारे अपने जिस साल में ये पहली बार वो इलेक्ट हुए थे एज नेशनल लीडर्स, जैसे बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बना था तो 1991 में वो जब वो गवर्नर था आर्कनसा का, तब वो गया था जस्ट प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी। मार्गरेट थैचर 1975 में, जस्ट बिफोर शी बिकेम यूके प्राइम मिनिस्टर, शी वेंट देयर। एंजेला मर्केल ने अटेंड किया 2005 में, वो उसी साल चांसलर बनी जर्मनी की। इमैनुअल मैक्रोन 2014 में, जस्ट बिफोर द प्रेसिडेंसी। टोनी ब्लेयर 1993 when he was just an MP, but just prior to becoming the UK Prime Minister. So वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आता है कि भैया एक साल पहले जब उनको कोई जानता भी नहीं था,
अब बिल क्लिंटन एज हम जानते हैं यहाँ पर यूएस में एज गवर्नर ऑफ आर्कनसा, वो देखिए उसका कोई वजूद ही नहीं था, वो सडनली आया एंड ही बिकेम अ प्रेसिडेंट। हाउ? सो सो देयर आर एक बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। तो इसमें रॉयल्टी भी गई है, मतलब प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस फिलिप्स, वो सब लोग भी गए हैं। अगर हम बिजनेस लीडर्स में देखें, जेफ बेसोस भी गया, एरिक श्मिड्स तो रेगुलर अटेंडी है, सत्य नडेला 2023 में गया, पीटर थियल जो पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज का जो वो है को फाउंडर और पेपैल का, वो रेगुलर अटेंडी है। हेनरी किसिंजर, फरीद जकारिया फॉर एग्जांपल। तो ये लोग वहां जाते रहे हैं, और अगर हम एजेंडा देखें, टॉपिक्स देखें, तो बड़े इंटरेस्टिंग है। मतलब पिछले सिंस आई थिंक 2018 या 2016 चाइना और रशिया हमेशा आते रहे हैं, इंडिया नहीं आता था। इंडिया आया 2023 में। एनी गेसेस व्हाई? ऑब्वियसली राइट कि 2024 में इलेक्शंस आ रही थी, तो वो 2023 में लाइक उन्होंने डिस्कस करना था उसको कि क्या करना, क्या है उसके लाइक उसके बारे में। और बिल्डरबर्ग ग्रुप ना, इसका मेरे को आभास हुआ कि ये क्या चीज है, जब मैंने वो पीबीडी एक वो है पॉडकास्ट है, उसमें एनिक लूकस का इंटरव्यू मैंने देखा। तो उसने बताया कि कैसे डेविड रॉकफेलर उसको वहां लेकर गया, लाइक ही वाज ग्रूमिंग हर सिंस व्हेन शी वाज 9 years old फॉर सेक्स स्लेवरी, एंड शी वाज बीइंग, उसको वो एक हैंस हार्मसन है, एक बंदा जो नाजीज के साथ भी लाइक उसका लिंक था, उसने उसको माइंड कंट्रोल के लिए प्रिपेयर किया। और ये भाई साहब जो हैं, ये 1972 में उसको लेकर गए थे वहां पर। हम 1972 में उसको वहां लेकर गया ताकि वो उसको रॉथशाइल्ड्स के लिए यूज कर सकें। उसने रॉथशाइल्ड के लिए उसको यूज किया, वो बैरन रॉथशाइल्ड था। उसके अगर पार्टिसिपेंट की लिस्ट देखो तो उसमें आता है। तो बैरन रॉथशाइल्ड वहां गया था और डेविड रॉकफेलर भी था। तो ये उसको वहां यूज करता था डेविड रॉकफेलर, ये एनिक लूकस ने बोला। तो बिहाइंड द सीन्स क्या चलता था वो कुछ और चलता था, आगे के लिए क्या दिखाते थे वो कुछ और दिखाते थे। तो अगर डेविड रॉकफेलर सिर्फ एक के लिए यूज नहीं करता था, ही हैड अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ सच गर्ल्स एंड वुमेन, लाइक वो खुद उसको वो कहते हैं वो छोटी बच्चियों को वो टॉर्चर करता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें बिहाइंड द सीन्स, अगर इनको खरोचना शुरू करें इन चीजों को, परतें उठानी शुरू करें, तो पता चलता है कि वहां और बहुत कुछ चलता था जो आगे जाके एस्पिनाज में और ब्लैकमेलिंग में यूज होता है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। रॉकफेलर का जैसे, अगर रॉकफेलर की अगर हिस्ट्री देखें तो वो तो सब जानते हैं कि वो कैसे जो जो ओरिजिनल जो रॉकफेलर था, जॉन रॉकफेलर, लाइक ही वाज एक्चुअली उसके पास ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑयल एंड गैस था, ऑयल रिफाइनरीज थी यूएस की, तो 1800 लाइक लेट 1800s में। और वो भाई साहब ने ही एक्चुअली उसने एक वो थी रिपोर्ट थी, वो यूज करके ही टुक ओवर द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और उसने सारा का सारा जो आज हम देखते हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर, उसने ही गॉट इनटू दैट, एंड उसने जितने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन उसको साइड पे किया, उसको क्वैकरी बोला। और जो ये वो जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उसको आगे लेके जाकर ही एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यू मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल स्कूल्स में वही एलोपैथी पढ़ाई जाती थी। एलोपैथी जो थी उसका दो फायदे थे। एक तो ये था कि वो उसका पूरा पूरा बेस जो है
बहुत लोग नहीं जानते पर ऑलमोस्ट 99% ऑफ ऑल द एलोपैथिक लाइक मेडिसिन जो है उसका बेस जो है वो पेट्रोकेमिकल्स है। और एक तो वो था जो लाइक उसके वो पीछे लिंक होता था। दूसरी चीज ये थी कि इट वाज पेटेंटेबल, मतलब उसको पेटेंट किया जा सकता था। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को आप पेटेंट नहीं कर सकते थे। आप कैसे होलिस्टिक मेडिकल वो मेडिसिन को आप पेटेंट करोगे? पर इसको पेटेंट कर सकते थे। और वो जो केमिकल्स हैं उनको आप पेटेंट करके आगे बढ़ा सकते थे। अगर आप देखो वो लिंक्स जो आप देखो उस पूरे रॉकफेलर का और फार्मास्यूटिकल्स का एंड जो केमिकल्स है पेट्रोकेमिकल्स, उसका सीधा लिंक एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के साथ बहुत स्ट्रांग था। तो ये जो टेक ओवर है ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू द मेडिकल फील्ड, द फार्मास्यूटिकल फील्ड, द फूड इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द फूड के जो वो है प्रिजर्वेटिव्स और जो एडिटिव्स हैं सारे सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं। नाउ increase of cancer, increase of autism, increase of all those things has happened because हम एक फॉरेन वो केमिकल्स डाल रहे हैं। सो ये जो पूरा जो टेक ओवर है ऑफ द वर्ल्ड इन दैट सेंस, और पूरे अल्टरनेटिव मेडिसिन को साइड पे कर दिया। लोग बात करते हैं जो ये पतंजलि का हुआ था, कैसे वो पतंजलि को टारगेट किया गया था। वो एक सिर्फ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं थी जो टारगेट कर रही थी, पूरा एक पूरा हम फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म सारे बोल रहे थे डीप स्टेट कर रहा है। हाँ, डीप स्टेट कर रहा था बिकॉज डीप स्टेट जो सेटअप हुआ है, इनफैक्ट जो कैंसर लाइक बॉडीज जो सेटअप हुई थी, अमेरिका की जो कैंसर बॉडी थी वो रॉकफेलर ने डायरेक्टली की थी। जो मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अमेरिका में थी, जो ब्रिटेन में थी, और ब्रिटेन से जो इंडिया में थी लाइक उस समय, क्योंकि वो इंडियन मेडिकल जो काउंसिल है उस समय सेटअप हुआ था। ये सारी सारी उन्हीं की सेटअप की हुई थी कि खास एजेंडा आगे को फॉलो करेंगे और हर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो रूट है उसको हम निकाल के बाहर फेंकेंगे। अगर कोई आएगा तो उसको हम चैलेंज करेंगे और उसको नीचे गिराएंगे। तो हम एक तरह से ठीक कह रहे थे, पर हम ये नहीं समझ रहे थे कि उसकी डिटेल क्या है। उसकी डिटेल को समझना बहुत जरूरी था। और मैं जब ये देख रहा था ना, जब मैं पढ़ रहा था रॉकफेलर के बारे में, पूरी हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने देखा कि मैंने उसका जो पूरा मिशन जो था वो मैंने रखा, और आयुष का जो जो इन्होंने मिनिस्ट्री सेटअप की है, मैंने उसका जो मिशन रखा। आयुष इज डायरेक्टली टेकिंग ऑन दैट एंटायर like mission of like what Rockefeller set out to do. So अगर वो अटैक कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को, इंडियन होलिस्टिक मेडिसिन को, तो उसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां से अगर हम अब इसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज सी जैसे आपने कहा ना, ये एक ब्लैक बॉक्स है, हम हर चीज को ब्लैक बॉक्स में फेंक देते हैं बिना समझे कि वो ब्लैक बॉक्स में है क्या, राइट? हम ये नहीं समझ पाते कि उसका एक एक जो वो है धागा है, वो कैसे एक दूसरे की चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कैसे इसको क्रिएट किया, इस पूरे तंत्र को क्रिएट कैसे किया। अगर हम ये समझे कि उन्होंने इस पूरे तंत्र को कैसे क्रिएट किया, तो हमें ये समझ में आएगा कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। सी जब ये आरएफ के जूनियर की जो जो हुआ है जो नॉमिनेशन हुआ, वो इसीलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को इतने बारीकी से समझ पाएंगे। एंड ही इज वन ऑफ दोज लाइक कुछ लोग होंगे जैसे ठीक है, विवेक रामास्वामी को मैं बहुत अच्छा वो बड़ा समझदार मानता हूँ, बट पॉइंट इज समटाइम्स वो ऐसी बातें बोलता है जो मे बी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी आसान नहीं होंगी। बट आरएफ के जूनियर जो है वो ही एटलीस्ट अंडरस्टैंड्स के सारे के सारे जो बारीकियां हैं जो इस पूरे तंत्र की, वो क्या है, और मोर इम्पोर्टेंटली ब्यूरोक्रेसी को कैसे हैंडल करना है। बिकॉज बहुत कम लोग यूएस में ये चीज समझ पाते हैं पूरी तरह से। तो ये मैं इसी के लिए मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर ये हो गया तो आप ये समझ लो कि बहुत तगड़ा एक वो होगा, मतलब फाइट बैक होगा अगेंस्ट द डीप स्टेट या गहन राज्य जिसे हम कहते हैं।
तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं सारी कहानी। अब आगे फिर डिस्कस करते हैं कि और किस किस डायरेक्शन में जाना